जी मैं अगेन शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट वेट कीजिएगा। जी स्क्रीन अगेन शेयर है। रेडमी 9C अब्दुल रहमान। जी आपने तो अपना बताया या किसी और ने कॉपी किया हुआ था? यस, ग्रेट। सो जब भी आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू करने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने यूजर को अपने फ्रंट पे रखते हैं कि यूजर को क्या चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है, और यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाते हैं तो दैट डिजाइन इज कॉल्ड यूजर सेंटर डिजाइन, राइट। सो व्हाट इज यूजर? यूजर कौन होता है, लाइक आप यूजर को क्या समझते हैं? एंड प्लीज डोंट कॉपी एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम गूगल। सो जस्ट आप अपना बताएं कि हु इज यूजर, और ये नहीं बता देना कि जो किसी चीज को यूज कर रहा होता है वो यूजर कहलाता है। लाइक कम अप विद प्रॉपर डेफिनेशन। यूजर इज इक्वल टू कस्टमर। नहीं, आई डोंट थिंक के यूजर डायरेक्टली आपका कस्टमर होता है। कस्टमर इज अ गाय जो कि डायरेक्टली आपकी कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है। आई आई बिलीव के कस्टमर उसको ही कहते हैं, बट यूजर लाजमी नहीं है कि आपकी कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा हो। टारगेट ऑडियंस who will use the product, right. Whoever visitor, the person who visit to your website or app, right. चलें, आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट यूजर की प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूएक्स डिजाइन क्या होती है? सो लेट मी डिफाइन दैट यूजर, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको यूजर की डेफिनेशन जो है वो नजर आ रही होगी कि यूजर बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को जो है वो यूज करना चाहता है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस को यूज करते हुए वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट। तो दैट गाय और दैट पर्सन इज नेम्ड एज यूजर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को यूएक्स की सपोज प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं और आप वहां पे लिखते हैं व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस, राइट। तो आपने क्या किया, आपने गूगल की सर्विस या गूगल को एज ए प्रोडक्ट को यूज किया और आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो वो बंदा या वो पर्सन जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है, सो दैट गाय इज कॉल्ड यूजर, राइट। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपके माइंड में यूजर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो ही होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यूजर जो होता है, जब हम यूजर के प्रॉब्लम को समझते हैं तो तब ही हम वो सर्विस या वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगर हमें यूजर पता ही नहीं है कि हमारा यूजर कौन होगा और वो उसको किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हम कभी भी वो प्रोडक्ट या वो सर्विस नहीं बना सकते। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे एक एग्जांपल देते हैं और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये है कि व्हाट इज गूगल। आप लोग गूगल को क्या समझते हैं? अगर गूगल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, सो व्हाट इज गूगल, यहीं से आपका यूजर क्लियर हो जाएगा। जी जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज गूगल या गूगल क्या है? आप जस्ट दो वर्ड हैं। यस, सर्च इंजन, ग्रेट। सो गूगल जो है दैट इज अ सर्च इंजन। या अब सर्च इंजन क्यों कहते हैं कि गूगल ने ये देखा कि जो यूजर हैं उनको प्रॉब्लम होता है कि उनको जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको सर्च करते हुए उनको प्रॉब्लम आती है या वो सर्च नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई या उन्होंने एक सर्विस बनाई जो कि यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है इन इन केस ऑफ सर्चिंग देयर ऑन प्रॉब्लम या सॉल्विंग इन देयर प्रॉब्लम, राइट। तो इसी वजह से यूजर आपका वो होगा, और जब आप उसको समझेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है और फिर आप उसके रिलेटेड जो है वो सर्विस बना पाएंगे कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए जो, या किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जो कि उसको सॉल्व कर सके, राइट। फिर जब आप सर्च करना शुरू करते हैं और तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको आप लेके चलते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उसके अंदर आप फिर स्टडी करते हैं कि यूजर के गोल क्या हो सकते हैं, यूजर्स का सेंटर ऑफ एवरी डिसीजन क्या हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि यूजर जब कोई डिसीजन लेना चाहता है तो उस डिसीजन का सेंटर क्या है। सेंटर से मुराद ये है कि
यूजर डिसीजन लेते वक्त किस बात पे फोकस करेगा। मीन इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा, सपोज हम दराज की वेबसाइट पे जाते हैं और दराज की वेबसाइट पे हम कोई सपोज एक एक माइक्रोफोन लेना चाहते हैं, तो हम जब भी जाएंगे हमारा पहला फोकस ये जाएगा कि उस माइक्रोफोन की दराज के पेज पे इमेज कौन सी लगी हुई है। फिर हम ऑब्वियसली जब हमें इमेज क्लियर हो जाएंगे और हमें अपनी रिक्वायर्ड डिटेल मिल जाएंगी वहां से, तो फिर हम रिव्यूज भी पढ़ेंगे, राइट। और रिव्यूज पढ़ने के बाद हम डिसीजन करेंगे कि क्या हमें इस बंदे से लेना चाहिए या नहीं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ डिसीजन था। तो इसीलिए इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने शुरू करेंगे तो आपने ये देखना होगा कि यूजर का सेंटर ऑफ डिसीजन क्या है, उसके गोल क्या है, और यूजर एग्जैक्टली चाहता क्या है। और इस वजह से आपने यूजर को पहले समझना होता है, और समझने के बाद अब क्या करते हैं, आगे जो है प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जब आप यूजर को समझ आते हैं और यूजर के गोल, उसकी इमोशंस, उसके नॉलेज, ये सारा कुछ, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, जब आप समझ आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, यूजर सेंटर डिजाइन बनाते हैं। यूजर सेंटर डिजाइन आपका वो डिजाइन होगा जिसके अंदर आपने यूजर को सेंटर पे रखा होगा, एंड यूजर आपका फ्रंट पे होगा उस डिजाइन बनाते वक्त, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर होंगी। सो यूजर सेंटर डिजाइन फॉर द यूजर सेंटर एंड फ्रंट, यानी जब भी आप कोई डिजाइन बनाने जा रहे हैं, सो यू आर जस्ट लाइक पुटिंग द यूजर एट योर फ्रंट एंड द सेंटर इज ऑल अबाउट यूजर। सो जब आप यूजर को सेंटर कर रहे होते हैं या फ्रंट पे लेके आ रहे होते हैं, दैट मीन आप यूजर की स्टोरी को रिलेट कर रहे हैं। स्टोरी से मुराद ये है कि आप यूजर की सिचुएशन को समझ रहे हैं कि अब सपोज पाकिस्तान के अंदर कोई यूजर बैठा है तो उसके इमोशंस और हैं, उसकी स्टोरी और है, उसकी डेमोग्राफी और है, राइट। वो और तरह से फील कर रहा है। एंड द गाय सिटिंग इन 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 लंदन, समवेयर लाइक यूके, अमेरिका, तो वो क्या है, वो और तरह से उसकी साइकोलॉजी और है, और वो और तरह से जो है वो यूज कर रहा है। अब मैं इसके एग्जांपल देता चलूं कि मैंने कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, एंड दैट गाय नीड सीवी बिल्डर के एक वेबसाइट रिक्वायर थी, जो कि यूजर जहाँ पे आके अपनी इन्फो जो है वो पुट करे और उसके बेस पे वो सीवी जो है या रेज्यूमे जो है वो बना सके। सो क्लाइंट जो है वो लंदन से था और उसकी सारी की सारी टारगेट ऑडियंस जो है वो लंदन के अंदर थी। तो मैं ना जो डिजाइन बना रहा था उसके अंदर सीवी वर्ड यूज नहीं कर रहा था, बल्कि रेज्यूमे यूज कर रहा था। तो मैंने सारा जब डिजाइन कंप्लीट कर लिया, एवरीथिंग वाज रेडी, तो फिर जब हम स्टेक होल्डर के साथ और उस क्लाइंट के साथ डिस्कशन के अंदर गए, तो वहां पे पहला पॉइंट ही ये निकाला गया कि आपने यहाँ पे वर्ड रेज्यूमे यूज किया है, जबकि लंदन और इस इन एरियाज के अंदर रेज्यूमे यूज नहीं होता बल्कि सीवी ज्यादा यूज होता है। तो आप वर्ड सारा को चेंज करें और उसको सीवी बनाएं, राइट, उस वर्ड को रिप्लेस करते हैं सीवी के साथ। सो इसी तरह जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हैं, आप अपने एरियाज को समझते हैं, यूजर की स्टोरी को देखते हैं, यूजर की इमोशंस को देखते हैं, राइट, तो फिर उसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर सेंटर डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। तो जब आप यूजर सेंटर डिजाइन की तरफ जाते हैं तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपका अंडरस्टैंड करना होता है, यानी आप क्या करते हैं, यूजर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी आगे जो है वो बातें आती हैं, हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं कि अंडरस्टैंड यूजर को किया कैसे जाता है। देन आप अपने अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने यूजर को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक 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 बंदा है, हम दो बंदे ले लेते हैं, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। जो पर्सन ए है दैट इज द गाय जो कि हर टाइम ऑफिस के अंदर बैठ के काम करता है, एंड ही लाइक हैज ओनली 30 मिनट ब्रेक। जो ऑफिस के काम होता है उसके अंदर उसको 30 मिनट ब्रेक मिलती है, एंड ही सिट्स देयर इन द ऑफिस, और वहां पे वो अपना लाइक फूड और खाना जो है वो लेना चाहता है। एंड जो पर्सन बी है ही आल्सो वर्क इन ऑफिस बी ऑफिस, लेकिन उसका ऑफिस जो है वो होम बेस्ड है, और वो सॉरी जो उसकी जॉब है वो होम बेस्ड है, एंड वो कभी कभी ऑफिस जाता है लाइक इन हाइब्रिड जॉब। तो अब दोनों की, अगर दोनों को फूड ऑर्डर करना है तो दोनों की चॉइसेस मुख्तलिफ होंगी। लाइक एक बंदा वो जो ए पर्सन था उसको अब एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एक ऐसी सर्विस चाहिए जो कि उसको उस 30 मिनट के अंदर वो फूड प्रोवाइड कर सके, और वो 30 मिनट के अंदर अपना फूड जो है वो लाइक ले सके उस ब्रेक के दौरान। और जो हाइब्रिड है, जो कि आधा घर टाइम गुजार रहा है, आधा ऑफिस के अंदर गुजार रहा है, उसको एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसपे टाइम बेशक थोड़ा बहुत लग जाए, बट ही विल रिक्वायर अ फूड जो कि इन 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 सेंस ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा हो। ऑब्वियसली क्वालिटी दोनों को चाहिए, बट ही कैन कंप्रोमाइज ऑन द टाइम। सो ये चीज होती है स्पेसिफाई करना, कि आपने अपने यूजर को जब अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपने स्पेसिफिकेशन करनी होती है
कि अब इन अंडरस्टैंडिंग की बेस पे यूजर जो है वो किस सिनेरियो के अंदर जो है वो लाए कर रहा है। तो फिर जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं तो देन यू विल डिजाइन दैट लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो स्पेसिफाई करने के बाद प्रॉब्लम आपको मिला था आपने उसका सोल्यूशन बना लिया। सो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोल्यूशन यू विल डिजाइन। जब डिजाइन हो जाएगा तो फिर आप उसको इवेल्युएट करेंगे, एंड इवेल्युएट इज द लास्ट सेकंड लास्ट फेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर रहे होते हैं जी, टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो अब हम इनको फर्दर वन बाय वन समझते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। सो अंडरस्टैंड ये है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आप अपने यूजर को समझेंगे, एंड इसके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो ये है कि यूजर अगर आपकी प्रोडक्ट से पहले ही कोई ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है तो हाउ द यूजर इज एक्सपीरियंस विद दैट प्रोडक्ट। जैसे आपके सामने फूड पांडा की एग्जांपल मौजूद है कि हम क्या कर सकते हैं, फूड पांडा के ऊपर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर हम एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि वर्क करेगा इन अ सिमिलर लाइक फैशन या सिमिलर पैटर्न के, वहां पे भी फूड जो है वो ऑर्डर किया जा सकता है। तो पहले हमें ये स्टडी करना होगा कि यूजर अगर फूड पांडा को यूज कर रहा है तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स या व्हाट आर द यूजर गैप्स, या डिजिटल इलिटरेसी या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूजर को जो है फूड पांडा को यूज करते हुए प्रॉब्लम काज कर रही हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि यूजर उनको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड करके उसको यूज करते हुए इंजॉय कर रहा है। तो ये चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग फिर आपके जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च आती है, क्योंकि आपने डेमोग्राफी देखनी होती है, यूजर किस जगह पे लोकेटेड है, यूजर की इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, राइट। तो ये बहुत सारी जो है वो इसके अंदर प्रोसेसेस आते हैं। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आप यूजर को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और इसके अंदर रिसर्च वर्क कैसे आता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट। तो आई गेस कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग अहेड, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो जब अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं अपने यूजर को, आपने रिसर्च वर्क कर लिया, आपने ये देख लिया कि यूजर सिमिलर प्रोडक्ट्स को अगर यूज कर रहा है तो उसको यूज करने के बाद, राइट, यूजर को जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम जो है फेस हो रहे हैं, एंड देन उनको यूजर कैसे टैकल कर रहा है, कौन कौन से गैप हैं, किस तरह से जो है वो यूजर एक्सपीरियंस को और बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नीड। यूजर नीड पे स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि अगर सपोज यूजर को किसी भी प्रोडक्ट को ये सर्कल जो है किसी डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम काज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप इसके ऊपर टाइपोग्राफी चेंज कर देंगे तो यूजर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मे भी हो सकता है यूजर की नीड ये हो कि यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बटन होना चाहिए, या कोई लाइक ऐसा लाइक एक ऐसा यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो क्विकली उस चीज को सॉल्व कर सके। तो ये यूजर की नीड है। अगर आप इसको चेंज करते रह जाएंगे, इसके ऊपर कलर चेंज करते रह जाएंगे, आप टाइपोग्राफी चेंज करते रह जाएंगे, तो यूजर का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो अंडरस्टैंड करते वक्त आपको ये सारे का सारा सोल्यूशन मिल जाता है, एंड देन यू स्पेसिफाई दैट व्हाट इज एंड यूजर नीड, राइट, उस जो है अपनी रिसर्च बेस के ऊपर। एंड जब आपकी सारी चीजें समझ हो जाती हैं तो स्पेसिफाई के अंदर आप सबसे मेन काम जो करते हैं वो आप अपने प्रॉब्लम को नैरो डाउन करते हैं, राइट। नैरो डाउन का मतलब ये होता है कि अब ऐसा नहीं है कि एक यूजर को आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन है या रिसर्च की उसके अंदर तो बहुत सारी आपको क्या कहते हैं बातें मिल जाएंगी, बट आपने पिन पॉइंट करना है कि यूजर को मेन प्रॉब्लम क्या है। जैसे अब आप लोगों में से कितनों ने एयर बी एन बी का नाम सुना हुआ है, जानते हैं कुछ लोग कि व्हाट इज एयरबीएनबी। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। यस, क्या है ये एयरबीएनबी, क्या क्या करती है ये कंपनी। एयरबीएनबी नेम सुना है, तो क्या करती है जी, आप लोगों को स्क्रीन शेयर है ना, नजर आ रही है। फर्निश रेंटल्स नेम ही सुना है जी, बिल्कुल। अच्छा, एयरबीएनबी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब शॉर्ट स्टे, राइट, एयरबीएनबी जो है वो रेंटल सर्विस है जो कि आपको डिफरेंट एरियाज के अंदर अगर आपको स्पेस चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए या कहीं पे अकोमोडेशन चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। एयरबीएनबी जो है इसकी अगर आप
केस स्टडी डिस्कस करें तो केस स्टडी के अंदर ये है कि एयरबीएनबी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, और डिक्लाइन इतना हो गया था कि कंपनी वाज इन लॉस। तो उन्होंने यूएक्स जो उनके रिसर्चर्स थे या यूएक्स डिजाइनर थे उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और हमारा बिजनेस जो है वो लॉस के अंदर क्यों जा रहा है। अगर आप मीडियम के ऊपर इससे केस स्टडी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आपको वहां से ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि यूजर सेंटर डिजाइन किस तरह से बनाया जाता है, राइट। तो जब उनके यूएक्स रिसर्चर ने या उन लोगों ने काम किया तो उन्होंने ये देखा कि जो उनके डिजाइन के अंदर या उनके प्रोडक्ट के अंदर जो पिक्चर्स यूज की गई हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी यूजर आता है, जब भी कोई बंदा आता है और जैसे ही वो पिक्चर्स देखता है, तो पिक्चर देखने के बाद वो ये डिसीजन करता है कि मुझे इस कंपनी को या इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। तो पिक्चर वाज द मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 99% यूजर जो थे वो उस वेबसाइट को या उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे अवॉइड कर रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट के अंदर टोटली सारा कुछ डिफरेंट करके टोटली उसको रीबिल्ड किया, रीन्यू किया, और दोबारा उन्होंने सारी की सारी पिक्चर जो है वो चेंज कर दी। सो दैट इज द दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर सेंटर डिजाइन और स्पेसिफिकेशन, कि आप अपने यूजर को किस तरह से यूजर के एंड जो यूजर प्रॉब्लम होता है उसको नैरो डाउन कैसे करते हैं और एंड तक कैसे लेके जाते हैं, एंड हाउ यू अंडरस्टैंड कि यूजर कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनको कैसे सॉल्व करना है। सो आई सजेस्ट कि आप में से अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मस्ट रीड केस स्टडी रिगार्डिंग एयरबीएनबी, आपको मीडियम पे मिल जाएगी। तो एयरबीएनबी से रिलेटेड आप जरूर पढ़िएगा कि हाउ लाइक दे स्पेसिफाइड देयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द यूजर सेंटर्ड। तो फिर होता क्या है कि जब आपको यूजर सेंटर डिजाइन मिल गया, आपने अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपने उसको स्पेसिफाई भी कर लिया, तो वहां तक जो बातें थी वो सारी की सारी आपकी वर्डिंग के फॉर्म के अंदर थी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के अंदर थी। आप जब भी स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, आप स्केचेस बना रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं, तो जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं यूजर प्रॉब्लम को, तो फिर आप यूजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं, और वो सोल्यूशन सारा आपका स्पेसिफाई के अंदर आप एडजस्ट कर लेते हैं कि मुझे इसका सोल्यूशन कैसे लाना है। जैसे मैंने आपको एयरबीएनबी की एग्जांपल दी कि उन्होंने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि यूजर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन उसको स्पेसिफाई किया, और स्पेसिफाई करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उनको इमेजेस चेंज करने की जरूरत है। देन देयर कम्स द स्टेज जहां पे आप अपने यूजर के प्रॉब्लम को उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो मेन चीज जो होती है वो आइडियाज होते हैं। लाइक आप आइडियाज जनरेट कर रहे होते हैं कि कैसे जो है वो डिजाइन करना है सॉल्यूशन को, कि अपने यूजर का जो प्रॉब्लम था उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज मिल रहे होते हैं। हम कल पढ़ेंगे, कल कल के लेक्चर में क्यूरिटी का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रेजी एड्स। सो क्रेजी एड्स क्या होता है कि जब आपने एक स्क्रीन बनानी है तो आप उसकी 8 वेरिएशन बनाते हैं, राइट। कुछ इस तरह से आप उसको 8 वेरिएबल या वेरिएशन स्क्रीन के अंदर डिजाइन करते हैं, और उसके बाद फिर उनमें से बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन होता है वो आप चूज करते हैं। तो ये चीज जो होती है दैट कम्स एट द फेज ऑफ डिजाइन, जहाँ पे आप आइडियाज जो है वो ले रहे होते हैं और आइडियाज आप जनरेट कर रहे होते हैं। और ये स्क्रीन कैसे डिजाइन हो जाती है, ऑब्वियसली आपको रिसर्च करनी पड़ती है, और देन उसकी बेसिस पे आप जो है वो स्टडी करने के बाद आप इन चीजों की तरफ जाते हैं। तो जब आपके आइडियाज जनरेट हो जाते हैं, आप क्लियर होते हैं सारी चीजों पे, तो देन यू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो फिर आप जो है वो प्रोडक्ट्स को जनरेट करने में या बिल्ड करने में जो है वो लग जाते हैं, एंड देन यू फॉलो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सारी चीजें। अच्छा, ये दोनों चीजें लिंक हैं। जब आपने यूजर सेंटर डिजाइन करना है तो दैट मीन कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी फॉलो करना है। अगर आप देखें, अंडरस्टैंड और ब्रेनस्टॉर्मिंग दोनों एक जैसी चीजें लग रही हैं, देन स्पेसिफाई और उसके बाद डिफाइन दोनों एक जैसी चीजें लग रही हैं, एंड देन डिजाइन इज द फेज जो कि सारों में सेम है। उसके बाद क्या होता है, आप इवेल्युएट करते हैं। तो दैट इज द फेज जो कि यूजर सेंटर डिजाइन के अंदर ऐसी फेज होती है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर टेस्ट के नाम से जानी जाती है, राइट। तो जब आप डिजाइन बना लेते हैं, आपने प्रॉपर सोल्यूशन बना लिया है, आपका सारा कुछ डिजाइन हो गया है, तो उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि क्या आपका डिजाइन जो है वो यूजर नीड को फुलफिल भी कर रहा है या नहीं, यानी यूजर की जो प्रॉब्लम थी उसकी सोल्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है या नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूजर ये चाह रहा था कि सर्कल को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जस्ट सर्कल को टाइपोग्राफी को चेंज कर रहे हैं या उसके ऊपर टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, आपने कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं की। यूजर की नीड ये थी कि यहाँ पे एक छोटा सा आइकन होना चाहिए या एक छोटा सा कोई भी मार्क होना चाहिए जिसको यूजर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सर्कल जो है वो यूजर की नीड से ज्यादा जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।
तो दैट इज इवेल्युएशन, कि आप फिर दोबारा जब डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो स्टेप थे, 4 स्टेप होते हैं मेनली। आप अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप स्पेसिफाई करते हैं, फिर आप डिजाइन करते हैं, एंड देन यू इवेल्युएट। तो ये जो 4 स्टेप हैं, दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो कि आप यूजर सेंटर डिजाइन के अंदर जाते हैं। तो जब आप यूजर सेंटर डिजाइन के अंदर जाते हैं और ये चारों स्टेप आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार आता है, स्पेशली इवेलुएट के दरमियान। द वर्ड इज इटरेशन। मैंने शायद ये एक दो दफा वर्ड पहले भी बोला है। सो इटरेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी प्रोसेस अगेन एंड अगेन करना। सो यूएक्स के अंदर क्या होता है, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर क्या आप इटरेशन बहुत ज्यादा करते हैं। लाइक आप एक स्क्रीन को हो सकता है आपको 20 दफा भी बनानी पड़ जाए, कि वहां पे मे बी आपके प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाह रहे थे वो आपकी पहली वेरिएशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप दूसरी बनाते हैं, फिर आप तीसरी बनाते हैं। तो ये चीज कहलाती है इटरेशन। तो याद रहे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इटरेशन इज द की। यानी जब भी आप यूजर सेंटर डिजाइन बनाना चाहेंगे तो वहां पे आप इटरेशन बार बार करेंगे, यानी आप ये देखेंगे कि क्या आपने यूजर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है या नहीं। देन देयर इज एन एग्जांपल जो जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। कैन एनीवन रिकॉग्नाइज कि ये लोगो किस चीज का है और क्या यूज करते हैं या नहीं? एनीवन ऑफ यू, ये लोगो किस चीज का है जी, और क्या यूज भी करते हैं या नहीं? गूगल फोटोज। फोटोज ग्रेट। इसका मतलब है आपको आइडिया है, राइट। अगर आप लोग गूगल फोटोज यूज करते हैं तो पिछले शायद कोई 2-3 साल से इसके अंदर एक नई चेंज आई थी, वो किसी को आइडिया है या नहीं? आज से 5 साल पहले गूगल फोटोज स्टार्ट किया गया था। राउंड अबाउट 2019 के अंदर ही मेरे ख्याल में ये शुरू किया गया था, और इसके अंदर फिर 2020 के अंदर या 2021 के अंदर एक नई चेंज आई थी। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को थोड़ा सा आप चेंज करें एक और वर्ड के अंदर, बट रिसाइकलिंग इज अ वर्ड जो कि थोड़ा सा हम इस मेन चीज आइडिया यही था बेसिकली। मॉडिफाई नहीं है। इतने पुराने यूजर नहीं सर। चलें, अब अगर इतने पुराने यूजर नहीं है, आप पुराने यूजर हैं, आप ये चीजें बहुत ज्यादा पहले आप लोग यूज कर रहे थे या इनको देख रहे थे, बट आपने उस आई से नहीं देखा था, दैट आई जो कि यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस वाली आई कहलाती है। आप लोगों ने वो नहीं देखा। अगर आप उन चीजों से देख रहे होते तो आपको क्लियर आइडिया होता कि इसके अंदर क्या चेंजेस आई थी। यूएक्स सॉरी, गूगल ने जब ये गूगल फोटोज लॉन्च किया तो उनका जो पहला मकसद था या जो पहला सोल्यूशन था वो ये था। नहीं, आई कैन चेंज की बात नहीं कर रहे। जो पर्पस था वो चेंज हुआ था, और पहला जो उनका पर्पस था वो ये पर्पस था कि जस्ट उन्होंने एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जिस स्पेस के अंदर लोग या यूजर जो है वो अपनी फोटोज स्टोर कर सकें। ये उनका पहला मकसद था, जस्ट स्टोरेज ऑफ फोटोज। जैसे गैलरी के अंदर आप लोग फोटो स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह उनका पहला बेसिक एम जो था वो जस्ट ये था कि यूजर वहां पे अपनी पिक्चर को स्टोर कर सके। तो फिर उन्होंने ये स्टडी किया कि 1-2 साल के अंदर कि यूजर जो है वो अपने फोटोज तो स्टोर कर रहा है, बट आवर प्रोडक्ट इज नॉट सो इंजॉयबल एंड सो यूजफुल फॉर द यूजर। दो मेन प्रॉब्लम आ रहे थे कि गूगल फोटोज यूजर एंजॉय भी नहीं कर रहे थे, एंड देन गूगल फोटोज उनको कुछ जो है वो यूजफुल भी नहीं लग रही थी। इसलिए क्योंकि अगर आप फोटोज स्टोर करना चाहते हैं तो आप अपनी गैलरी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, आपको गूगल फोटोज पे स्टोर करने की क्या जरूरत है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली एक एक प्रॉब्लम ये था कि बाज दफा गैलरी से हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सेव पड़ी रहती हैं, यू कैन शेयर विद ईच अदर, ये सारी बातें होती हैं। बट जो मेन दो प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से यूजफुल नहीं थी, या गूगल इसको जो है वो सॉरी यूजर जो है इसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो ये थे कि ये सेम पैटर्न के अंदर आ रही थी जैसे गैलरी के अंदर था। तो फिर उन्होंने इसके अंदर इटरेशन की, और इटरेशन करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक फीचर ऐड कर दिया, और वो फीचर ये है कि गूगल फोटोज आपको रीमेमोराइज करता है पिक्चर। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि जिस स्पेसिफाइड डेट के ऊपर, मे बी मंथली बेसिस पे, मे बी वीकली बेसिस पे, मे बी डेली बेसिस पे, गूगल फोटोज आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसके अंदर आपको आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ट्रांजिशन के अंदर और एनिमेशन के अंदर जो है वो आपको नजर आती हैं, राइट? तो मेमोरी जो है वो रिकॉल करवाई जाती है।
तो दैट इज द पार्ट जिसको सब लोग इंजॉय करते हैं। अब सपोज आप देखें, आपने आज से 2 साल पहले एक पिक्चर बनाई थी, कुछ कुछ दोस्तों के साथ आपने बैठ के वो पिक्चर बनाई थी, और आप लोग जो है वो किसी जगह पे पार्टी कर रहे थे या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और आज के दिन गूगल फोटोज आपको वो छोटी सी जो पिक्चर्स थी उनको छोटी सी ट्रांजिशन के अंदर, छोटी सी एनिमेशन के अंदर आपको रिकॉल करवा देता है, आपको रीमेमोराइज करवा देता है। तो आपकी लाइफ एक टाइम एक ही मोमेंट के अंदर उसी टाइम के अंदर चली जाती है जो कि आप उस टाइम पे आप लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, एंड यू गाइस फील रियली रिलैक्स, और आप अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दैट इज द केस जहां पे इटरेशन की गई है कि इस गूगल फोटोज को यूजर सेंटर बना दिया गया है। सेम टू सेम वर्क वही है कि जस्ट फोटो स्टोरेज कर रहा है, स्टोर कर रहा है जिस तरह आपकी गैलरी कर रही है, लेकिन गैलरी के अंदर ये चीज नहीं है। आपको कभी भी, हाँ, कुछ मॉडर्न मोबाइल के अंदर ये चीज दिखाई गई है, बट वहां पे इतना कंट्रोल नहीं है जितना गूगल फोटोज के अंदर दिया गया है, राइट। तो ये चीज जो है ये कहलाती है इटरेशन, यानी अपनी आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, 2-3 साल के बाद उनको जो रिसर्च करने के बाद ये नतीजा मिला कि हमें ये चीज जो है वो लानी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल हो सके और इंजॉयबल हो सके। तो इसी तरह दैट इज कॉल्ड द इटरेशन। अब हम चलते हैं लास्ट स्क्रीन की तरफ। तो हमारी लास्ट स्क्रीन जो है दैट इज एक्सेसिबिलिटी। यूजर सेंटर डिजाइन जो होता है वो हमेशा एक्सेसिबल होता है। एक्सेसिबल से मुराद ये है कि जब आप अपने डिजाइन को स्पेसिफाई कर रहे होंगे या अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अपने यूजर को, तो उस टाइम पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो यूजर हैं आइदर दे आर डिसेबल आर नॉट, या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने जो है वो डिजाइन को या आपके प्रोडक्ट को कैसे एक्सेस करें। अब आई आई गेस आप लोगों को शायद ना आइडिया हो, बट आपके जो एंड्रॉयड फोन्स हैं या आपके जो iOS फोन्स हैं, इनके अंदर एक ऑप्शन है, मुझे अब एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। अगर आप उस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपके हर फीचर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, और वो लाइक क्विकली जो है आप यूज नहीं कर सकते। आप अपने डिजाइन को, आपका मोबाइल या आपका जो प्रोडक्ट है वो स्लो हो जाता है। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा कि उस फीचर का नाम क्या है, बट होता क्या है वो इसलिए है कि कोई ऐसा यूजर जिसको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि वो क्विकली प्रोडक्ट को फीचर नहीं कर रहा, या मे बी उसको आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, या मे बी उसको हेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल स्लो चलेगा। एंड देन वहां पे एक वॉइस जनरेट होगी, राइट, और वो वॉइस से वो समझेगा कि अब किस फीचर पे है और अब किस फीचर पे है, राइट। तो ये फीचर आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर या iOS मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। अब आप लोगों ने अगर कोई डिसेबल पर्सन देखा हो जो जिसको शायद कलर ब्लाइंड का इशू हो या हेयरिंग का इशू हो या इनकी किसी न किसी चीज का इशू हो, तो उनको ये सोल्यूशन वहां पे मिलता है मुझे, राइट। तो ये चीज आती है आपकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो आपका जो यूजर सेंटर डिजाइन होता है दैट इज ऑल अबाउट एक्सेसिबिलिटी, यानी आपका जो यूजर है उसको जो प्रॉब्लम है, आपका आपके डिजाइन के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो मौजूद होना चाहिए, राइट। इसी तरह आपके फॉन्ट्स की भी वहां पे होता है। अगर आप किसी को बहुत छोटा फॉन्ट्स पढ़ते हुए प्रॉब्लम आता है तो बड़ा फॉन्ट्स क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि वो फॉन्ट के साइज को या वेट को इंक्रीज कर ले, और इंक्रीज करने के बाद वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को यूजर सेंटर डिजाइन जो है वो किस तरह से बनाना है। आपने, राइट। सो आई गेस आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें, राइट। Sumit cousin is blind and he works using that. Yes, Manur, exactly. तो आप लोगों को आइडिया हो गया है कि दैट काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये फंक्शन जो होते हैं दैट इज फॉर एक्सेसिबिलिटी, कि आपका यूजर जो है अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं या आप बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो उनका पहला काम ही ये होता है कि आपने हमारे यूजर को पहले समझना है कि उसको कौन से प्रॉब्लम है, और हमने फिर उसका सोल्यूशन जो है वो निकालना होता है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली जो है वो लॉन्च नहीं कर दी जाती। एक्सेसिबिलिटी में विजिबिलिटी इन्वेस्टमेंट होती है जी, बिल्कुल। विजिबिलिटी का मतलब भी यही है कि यूजर के पास कंट्रोल ज्यादा जाता है, यूजर उसको एफिशिएंटली यूज कर सकता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चंस? हाउ वाज टुडेज लेक्चर? कोई बोर तो नहीं हुआ? या किसी को कोई समझ ना आई हो?